एक लड़का झूठे केस में दोस्तों पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। उस पर किसी ने झूठी एफआईआर दर्ज की है और वो लड़का पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। पुलिस स्टेशन के बाद वो लड़का कोर्ट में हाजिर होता है। कोर्ट में जब पुलिस वाले उसे हाजिर करते हैं तो उसके सामने जज साहिबा बैठे हुए होते हैं। तो वहां पर दोस्तों जो जज साहिबा थी वो एक महिला थी और जज साहिबा जैसे ही उस लड़के को देखती हैं तो देखकर वो पूरे केस को जानती है और इस बात में वो यही कहती हैं कि मुझे पता नहीं किसने किया है या नहीं किया है, लेकिन पुलिस वालों से कहती हैं कि इतना मैं पक्का कह सकती हूँ कि ये लड़का ऐसा नहीं कह सकता। आखिर एक इतनी बड़ी जज दोस्तों कैसे एक मुजरिम को देखकर, वो भी वो मुजरिम था जो एक मर्डर केस में जेल में बंद था, जो मर्डर केस में जज साहिबा के सामने पेश हुआ था, जिसकी साइड जज साहिबा ने ली थी। आखिर इन सब चीज़ों का तालमेल क्या था, कहाँ पर ये चीज़ें जुड़ी हुई थी, ये सारी बातें आपको इस कहानी में आगे जानने को मिलेंगी और हमें कोर्ट से करीबन 25 से 26 साल पीछे जाना होगा। दोस्तों स्वागत करती हूँ आप सभी का। हमारा यूट्यूब चैनल है वैष्णवी चौधरी के नाम से और इसी नाम से हमारा फेसबुक पेज है। तो चलिए चलते हैं स्टोरी की तरफ। स्टोरी है उत्तर प्रदेश के एक गाँव से। उत्तर प्रदेश के गाँव में दो बच्चे रहते हैं। बच्चे 7वीं क्लास में एक साथ पढ़ते हैं। लड़के का नाम विक्रम होता है और लड़की का नाम रानू होता है। विक्रम और रानू एक दूसरे के घर भी खाना पीना खाया करते और जो रानू की माँ थी वो विक्रम पर बहुत प्यार निछावर करती थी, क्योंकि रानू का कोई भाई नहीं था या रानू की माँ पर बेटा नहीं था, केवल रानू ही अपने घर में एक लौती बेटी थी। विक्रम भी अपने घर में दोस्तों एक लौता बेटा होता है। तो विक्रम की जो माँ होती है वो रानू पर प्यार किया करती और रानू की जो माँ है वो विक्रम पर प्यार किया करते। तो आपस में इनकी माएँ कभी कभी बात किया करती। तो रानू की माँ कहती कि मैं तो अपनी बेटी को तुम्हारे बेटे के ही साथ ब्याह दूंगी। एक हंसी मजाक में ये बातें हुआ करती थी। इसी तरह से विक्रम की माँ भी कहती कि मैं तो अपने घर की बहू बनाऊंगी तो रानू को बनाऊंगी। अब दोस्तों छोटे छोटे बच्चे थे तो वो इस बात को जानते हैं और आपस में एक दूसरे से बातचीत तो वो एक क्लास में पढ़ते हैं करते हैं। तो आगे जैसे समय निकलता है तो 8वीं क्लास में जब ये दोनों जाते हैं तो ये एक दूसरे को स्वीकार कर लेते हैं कि तू मेरा पति है और मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, क्योंकि हमारी माएँ भी तो यही बात करती हैं। दोस्तों जो रानू थी वो उस गाँव में कहीं और से आकर वो लोग बसे थे, क्योंकि उसके पिताजी एक सरकारी महकमे में मतलब सरकारी नौकरी करते थे, जहाँ पर उनका तबादला हुआ था उस गाँव में, तभी वो उस गाँव में रह रहे होते हैं। अब दोस्तों दोनों इसी चीज को सोचते सोचते 12वीं क्लास तक पहुंच जाते हैं और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। लेकिन जो विक्रम था काफी समझदार बच्चा था, अपनी माँ का बिल्कुल कहना मानता, अपने माँ और पिताजी का, और बहुत अच्छे से रहता। कभी भी इसने अपने माँ बाबूजी को कोई भी शिकायत का मौका नहीं दिया है। अब दोस्तों जो रानू थी उसके पिताजी का फिर तबादला हो जाता है और उसका पिताजी उस गाँव से जाने लगता है। जब दोनों बिछड़ते हैं तो एक दूसरे की सारी बातें याद करते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें आपस में ले दी जाती हैं जिनसे एक दूसरे को याद किया जाए। लेकिन रानू अब पहुंच जाती है किसी और शहर में। विक्रम बिल्कुल उदास हो जाता है कई दिनों तक। अब उसका पढ़ाई में भी मन नहीं लगता है और वो रानू की यादों में खो जाता है। वो पढ़ाई से भी जी चुराने लगा था। 12वीं के बाद वो कोई और पढ़ाई करने की कोशिश नहीं करता है। दोस्तों जितने भी वक्त वो दोनों जने साथ में रहे थे बहुत अच्छा उनका वक्त रहा और एक दूसरे को वो समझते थे। समय निकलता है, धीरे धीरे समय निकलता है, लेकिन विक्रम कहीं भी रानू को नहीं भूल पाया था और वो बिल्कुल भूलना नहीं चाहता था रानू को, क्योंकि वो उसे अपनी पत्नी मान चुका था और अपने माँ बाप से कहता था कि माँ मैं शादी करूँगा तो रानू से करूँगा। यहाँ पर विक्रम की माँ क्या कहती कि बेटा तुम कैसे रानू से शादी कर सकते हो, रानू का तो हमें कोई पता ठिकाना भी नहीं है, वो कहाँ पर गई है, कहाँ पर वो है, हमें कुछ भी नहीं पता। और अब तक तो उसकी शादी हो गई होगी, क्योंकि काफ़ी दिन उन लोगों को यहाँ से गए हुए हो गए हैं। अब दोस्तों काफ़ी दिन हो जाते हैं रानू को गए हुए, तभी ये जो विक्रम होता है इसके पड़ोस में लड़ाई होने लगती है। विक्रम थोड़ा सा ऐसा था कि जब भी कोई आपस में लड़ते या कहीं कोई दिक्कत होती तो वो सबसे पहले उस दिक्कत में जाकर खड़ा हो जाया करता और सबका बीच विचारा मतलब सबके दुख को समझने वाला लड़का था। दोस्तों वहाँ पर लड़ाई इतनी ज़्यादा होती है कि आमने सामने वालों में से मतलब
दो पड़ोसियों की लड़ाई है और उनमें से एक बच्चा मर जाता है। जब वो बच्चा मरता है तो जो सामने वाले हैं वो पुलिस कंप्लेंट दर्ज करते हैं और उसमें विक्रम का भी नाम लिखवा देते हैं, जबकि जब विक्रम उन लोगों को बचाने के लिए गया था। अब विक्रम का नाम जब आ जाता है तो पुलिस गांव में आती है और विक्रम जब कुछ गलत किया ही नहीं है तो भागना क्यों, वो लोग तो वहां से फरार हो जाते हैं, लेकिन विक्रम अपने घर में रहता है और कंप्लेंट में विक्रम का भी नाम होता है तो पुलिस विक्रम को भी पकड़ ले जाती है। कई लोग कहते हैं कि साहब इसने कुछ भी नहीं किया है, लेकिन जिनका लड़का गया है इस दुनिया से वो लोग कहते हैं कि हाँ ये भी उनके साथ था, जबकि विक्रम कहता है कि अरे चाचा मैंने तो तुम्हारी लड़ाई बुझाने का काम किया था, अगर तुम ऐसे करोगे तो कोई कल अगर किसी की लड़ाई होगी तो कोई किसी के बीच में नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों कोई भी विक्रम की बात को नहीं मानता है, पुलिस उन्हें ले जाकर पुलिस स्टेशन में बंद कर दिया जाता है। उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होने लगती है, उन लोगों को भी अरेस्ट कर लिया जाता है जिनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ था। अब दोस्तों एक दिन तय किया जाता है कि इनको सभी को जज साहब के सामने पेश करना है। अब कोर्ट में तारीख आती है और इन सभी को जज साहब के सामने पेश किया जाता है। सभी बारी बारी से पेश होते हैं तो विक्रम का नंबर जब आता है, कटघरे में विक्रम खड़ा होता है, उधर जो सामने बैठी हुई हैं जो उनका फैसला करेंगी या उनको तारीख देंगी वो जज साहिबा हैं, मतलब एक महिला हैं। अब विक्रम अपनी गर्दन नीचे रखता है और वहां पर खड़ा हो जाता है। विक्रम कुछ बोलता ही है लेकिन जज साहब इतने ही बोल पड़ती हैं, महिला हैं। दोस्तों जो जज साहिबा थी वो कोई और नहीं थी, वही रानू थी जिससे विक्रम प्यार किया करता। जब जज साहिबा बोलती हैं तो विक्रम को ये आवाज़ जानी पहचानी लगती है। विक्रम अपनी नज़रें उठाकर जज साहिबा के सामने देखने लगता है और बस उनकी यादों में खो जाता है और कुछ भी वहाँ पर बोल नहीं पाता है, कुछ भी नहीं कहता। जज साहिबा पूरे केस को सुनती हैं और जानती हैं, तभी पुलिस वालों से कहती हैं कि औरों का तो मुझे पता नहीं, ये तो तुम लोग पता निकालोगे, लेकिन जो ये कटघरे में खड़ा है विक्रम, इसका तो मैं कह रही हूँ ये बेगुनाह है, ये ऐसा काम कर ही नहीं सकता, ये किसी की हत्या नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों कानून है हमारा, कानून में इतना खिलाफ भी नहीं जाया जा सकता, क्योंकि वो एक जज साहिबा थी और वो कहती हैं कि इस केस की ढंग से जांच पड़ताल करो और जो मुजरिम है उसे सामने लाओ, बेगुनाह पर तुम ऐसा नहीं कर सकते। अब दोस्तों पुलिस वाले जज साहिबा की बात पर गौर फरमाते हैं और इस केस को दोबारा से स्टडी किया जाता है, दोबारा से इस पर काम शुरू किया जाता है। जब पुलिस वाले दोबारा काम करते हैं, पूछताछ की जाती है गांव में आसपास, क्योंकि सच्चाई होती है, वो छुपाने से नहीं छुप पाती है। अब दोस्तों सच्चाई सामने आ जाती है और ये जो विक्रम है ये बेकसूर होता है और विक्रम को इस केस से अलग कर दिया जाता है। दोस्तों विक्रम अलग हो जाता है और अपने घर जाने की तैयारी करने लगता है। तभी विक्रम सोच रहा है, एक पल के लिए विक्रम सोचता है कि क्यों ना मैं रानू से मिल लूं, लेकिन वो सहम जाता है और पीछे हट जाता है कि वो तो एक बहुत बड़ी जज साहिबा बन गई और मैं उसके सामने किस रूप में आया, एक मुजरिम के रूप में। अब मेरा और उसका मेल नहीं हो सकता और विक्रम वापस जा नहीं पाता, मतलब मिलने का कोई भी प्लान नहीं बनाता है रानू से। लेकिन रानू अपना एक आदमी भेजती है विक्रम के पास और कहती है कि विक्रम को मेरे पास बुला कर लाओ। जैसे ही विक्रम के पास खबर पहुंचती है तो विक्रम की खुशी का दोस्तों कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि जिस लड़की से वो दूर हुआ था वो उसे बुला रही है। अब विक्रम सब चीज़ भूल जाता है और वो अपने बालों में हाथ मारता है, सोचता है कि आज मैं अपने एक पुराने दोस्त या एक ऐसे व्यक्ति से, महिला से मिलने जा रहा हूँ जिसकी शायद मेरी नज़रों में बहुत इज्जत है और आज उसी की वजह से मैं इस केस से अलग हो पाया हूँ। अगर वो नहीं कहती तो ये लोग अच्छे से छानबीन नहीं करते। दोस्तों जो व्यक्ति विक्रम को बुलाने के लिए आया था वो तो पीछे रह जाता है। वो घनी दूर निकल कर कहता है कि अरे भाई अब किधर चलना है, कहाँ पर मिलेगी मुझे रानू। तो यहाँ पर वो व्यक्ति भी थोड़ा सोच में पड़ जाता है कि आखिर ऐसी बात क्या है, ये मुझसे भी आगे चल रहा है। लेकिन वो व्यक्ति जल्द ही रानू को विक्रम से मिला देता है। अब जैसे ही रानू के ऑफिस में ये विक्रम जाता है तो वहाँ पर अपना जो एक कॉलर है इसे पकड़ने लगता है और अच्छे से पकड़कर और धीरे धीरे उसके कदम जो जोर से भाग रहा था धीरे धीरे चलने लगते हैं। तभी रानू जोर जोर से हंसने लगती है कि विक्रम क्या तुम मुझे एक और तरीके से ले रहे हो, मैं तुम्हारी वही रानू हूँ जो 12वीं क्लास में तुम्हारे साथ
पढ़ा करती थी। अब थोड़ा सा यहाँ पर विक्रम खुलता है कि हाँ, इसको सारी बातें याद है तो मैं इससे अच्छे से बात कर सकता हूँ। विक्रम पहुँचता है तो खड़ा रहता है। रानू कहती है कि बैठोगे नहीं? तो विक्रम कहता है कि मैं तुम्हारे सामने कैसे बैठ सकता हूँ, तुम तो बहुत ऊंचे ओहदे पर हो और मैंने 12वीं के बाद तो मैंने पढ़ाई की नहीं है। तो रानू कहती है कि नहीं नहीं, आज हम ओहदे से नहीं मिल रहे हैं, एक दोस्ती के नाते मिल रहे हैं। जो दोस्ती हमारी गांव में थी, मैं आज भी उन दिनों को नहीं भूली हूँ। हर रोज़ उन दिनों को याद किया करती हूँ कि तुम कैसे मेरी चोटी खींचा करते, कैसे तुम मुझसे बातचीत किया करते और तुम अपनी माँ से कैसे मेरा लंच बनवा कर लाते। और हाँ, माँ जी कैसी हैं, पिताजी कैसे हैं? तो विक्रम कहता है कि क्या बताऊं, माँ तो बीमार रहती हैं, पिताजी इस दुनिया से चले गए हैं, मैं और माँ ही घर पर रहते हैं। और यहाँ पर कहता है कि तुम मुझे माँ जी के बारे में बताओ कि तुम्हारी माँ कैसी है। तो रानू कहती है कि मेरे माँ बाबूजी तो बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से रह रहे हैं। तभी रानू कहती है, अरे तुम खड़े क्यों हो, बैठते क्यों नहीं हो, मैं तुम्हें बिठा रही हूँ। और विक्रम के कंधों पर हाथ रख कर रानू उसे जबरदस्ती कुर्सी पर बिठा देती है। उसके लिए एक आदमी से कहकर चाय पानी का इंतजाम कराया जाता है और कहती है कि क्या तुम वो दिन भूल गए हो? तो विक्रम कहता है कि नहीं, मैं वो दिन बिल्कुल भी नहीं भूला हूँ और उन दिनों की याद में मैंने सारी ज़िंदगी निकाली है। मेरे लिए तो ये सारी ज़िंदगी ही निकल गई, लेकिन आज मुझे तुम दिख गई, तुम्हारे दर्शन हो गए, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, जो लड़का उस लड़की से शादी करने के सपने देखा करता था, जब उसने उसको जज साहब की कुर्सी पर देखा, उन सारे सपनों को ख़त्म कर दिया और वो बात भी उस चीज़ के बारे में नहीं करता है। वो सोचता है कि मेरा और इसका मुकाबला नहीं है, ये बहुत आगे निकल चुकी है और मैं एक छोटा सा आदमी हूँ। पहले ही उन दोनों में फ़र्क था, लेकिन अब फ़र्क बहुत ज़्यादा हो जाता है। रानू लेकिन फिर भी मान नहीं रही थी। रानू बार बार कई बातों को टटोलती है, विक्रम को जानना चाहती है और कहती है कि मैं जानना चाहती हूँ, तुम उसके बाद पढ़े क्यों नहीं? तो यहाँ पर विक्रम फंस जाता है और कहता है कि क्यों पूछ रही हो, मैं नहीं बताऊँगा मैं क्यों नहीं पढ़ा। विक्रम कई तरह की उल्टी सीधी बातें करता है, लेकिन रानू के गले से बात नहीं उतरती है और विक्रम एकदम से कह देता है कि तुम्हारी याद ने मुझे पढ़ने नहीं दिया, मैं आगे नहीं पढ़ पाया। तो रानू भावुक सी हो जाती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहती है कि बस यही तो सुनना चाहती थी मैं। तुम्हें पता है, मैं अब तुझे कितने दिन से, मतलब मेरी इच्छा थी, लेकिन मैं अभी अभी मेरे ये काम सारे फारिग हुए हैं, मुझे नौकरी मिली है, ये मैं जज साहब बनी हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से ये बातें सुनना चाहती थी और मैं एक पल के लिए रुक जाया करती थी कि विक्रम की तो शादी हो गई होगी। और रानू खुद से कहती है कि विक्रम, मैं तुम्हें 12वीं क्लास से पसंद करती हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? विक्रम की तो खुशी का ठिकाना नहीं होता है और कहता है कि रानू एक बार और कहोगी तुम ऐसे ही? तो यहाँ पर रानू दोबारा कहती है कि विक्रम, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। और वो बार बार कहता है कि रानू एक बार और कहो, रानू एक बार और कहो। और वो कुर्सी से खड़ा उठता है और उछलने लगता है, कहता है कि तुम्हारा मैंने 8 साल इंतज़ार किया है रानू, तुम्हें नहीं पता मैंने कैसे ये साल निकाले हैं और इस केस में भी मेरा कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर दोस्तों रानू कह देती है कि तुमने ही इंतज़ार नहीं किया है, मैंने भी तुम्हारा बराबर इंतज़ार किया है, लेकिन मुझे कुछ बनना था वो मैं बन गई और अब तुम भी कुछ करोगे। यहाँ पर रानू विक्रम को शादी के लिए प्रपोज कर देती है। अब दोस्तों समस्या क्या थी? विक्रम का कहना था कि तुम्हारे माँ बाप कैसे मानेंगे, उन्हें हम कैसे मना सकते हैं? तो यहाँ पर रानू कहती है कि ये तुम मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि उनकी इकलौती बेटी मैं हूँ। दोस्तों, रानू के माँ बाप बहुत अच्छे थे। रानू के माँ बाप एक कहने पर ही रानू के इस शादी के लिए हामी भर देते हैं और ये दोनों जने इतना रोते हैं जब ये फैसला लेते हैं। रानू कहती है कि मेरी तपस्या सफल हुई, तो विक्रम कहता है कि मैंने भी थोड़ी तपस्या नहीं की है तुम्हारे लिए। और ये दोनों बहुत भावुक हो जाते हैं। इन दोनों की शादी का इंतज़ाम रानू खुद देखती है। रानू का पिता सही ठीक ठाक व्यक्ति था जो विक्रम की माँ थी और विक्रम, दोनों ही रानू के पास उस शहर में आ जाते हैं और वहीं पर धूमधाम से शादी होती है। दोस्तों, रानू एक अपना अलग घर लेती है, उसी में ये सारे जने रहते हैं और ये 3 लोग घर में हो जाते हैं, रानू, रानू की सास और विक्रम। बहुत अच्छे से इनका वक्त बीतता है। दोस्तों, एक लड़की ने लड़की का जीवन ऐसे संवार दिया और इन दोनों की तपस्या सिद्ध हुई। दोस्तों, लोग क्या समझते हैं कि प्यार को ब्ला ब्ला कर कर बहुत बड़ा कर देते हैं कि भाई ये है वो है, अपने करियर पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन प्यार इसे कहते हैं, एक सब्र, एक इंतहा,
किसी का हम इंतज़ार करते हैं तो उसका फल बहुत मीठा होता है। बहुत सारे बच्चे आज के युग में ऐसे हैं कि माँ बाप की नहीं सुनते हैं, गलत फैसले, गलत कदम उठा लेते हैं। ये सब कुछ रानू और विक्रम भी कर सकते थे, लेकिन उन लोगों ने नहीं किया। तो आज उनका फ्यूचर देखिए, आज उनकी ज़िंदगी देखिए, बहुत अच्छी उनकी ज़िंदगी है और बहुत अच्छे से वक्त गुजार रहे हैं। विक्रम, शायद उसकी स्थिति ऐसी थी कि कोई लड़की उससे शादी भी ना करे, लेकिन उसकी पत्नी, आप लोगों को पता है, एक जज हैं, जज साहिबा से उनकी शादी हुई है। तो क्या ख्याल है आपके इस स्टोरी के बारे में? क्या आप अपनी राय रखना चाहते हो? ये स्टोरी हमें क्या सीख देती है? जीवन का सार पढ़ाती हैं, हमें बताती हैं कि सब्र और किसी की मान मर्यादा का, हमें किसी के मान सम्मान कितना करना चाहिए। क्योंकि विक्रम बहुत तरीके थे उसके पास, क्योंकि वो लड़की भी उससे प्यार करती थी और लड़का भी करता था। तो कई सारे तरीके उनके पास ऐसे थे कि शायद आज कहीं वो झाड़ू पोछा या बर्तन कर कर अपना जीवन गुजारते, घर से भाग कर कोई गलत फैसला ले लेते, लेकिन आज उनका जीवन सफल है। सफल क्यों है? कि वो धैर्यवान थे और एक दूसरे का मान सम्मान किया करते थे। क्योंकि विक्रम में इतनी सामर्थ्य थी कि आप समझ सकते हो, जिस दिन उसने रानू को जज की कुर्सी पर बैठे हुए देखा था ना, उस वक्त ही उसने अपना फैसला बदल दिया था। अगर कोई मनचला होता तो वहां पर भी वो अपनी उल्टी सीधी बातें किया करता। तो जैसी भी आप लोगों की राय है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रख सकते हैं, ये मैं आप लोगों पर छोड़ती हूँ। तो कल किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ हाजिर होंगे आप लोगों के सामने। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।